हिसार जिले के नंखला गांव में कुछ दिन पहले एक घटना सामने आती है जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर देता है, जिसमें उसके 3 बच्चे होते हैं, एक पत्नी है और उसके बाद वह खुद भी सुसाइड कर लेता है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। सभी लोग सोचने लगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद खुद हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके कुछ सुसाइड नोट्स बरामद हुए हैं जिसमें कि पुलिस का यही कहना है और जो मीडिया रिपोर्ट्स में या जिन भी लोगों ने उनको पढ़ा है यही निकल के सामने आ रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को मारा और खुद भी आत्महत्या कर ली। ये किस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं समाज में, इसको किस तरीके से पहचाना जाए और ऐसे लोगों को बचाया जा सके और परिवार को भी बचाया जा सके खराब होने से, बर्बाद होने से। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर ताज पानीकर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट है। बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। मैं जानना चाहूँगा, घटना हम सब ने देखी है, मीडिया में कुछ दिन तक चली थी कि रमेश कुमार का एक व्यक्ति गांव के अंदर अपने पूरे परिवार की हत्या कर देता है और उसके बाद वह बाहर निकल जाता है और सुसाइड कर लेता है। जानना चाहें किस तरह की ये दिक्कत होती है कि जिसके अंदर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। ज़रा इसके ऊपर बताइए कि उसके माइंड क्या रहा होगा, स्टेट ऑफ माइंड क्या रही होगी उस वक्त। देखिए जी, रमेश वर्मा जो थे, जो इनकी केस स्टडी है सारी, इससे ये पता चलता है कि ये बहुत पहले से, शादी से भी पहले से संन्यास लेना चाहते थे। इनकी कोई अपनी वजह थी और जिसकी वजह से संन्यास की तरफ ये अट्रैक्ट हुए। लेकिन इनको शादी इनकी करवा दी गई क्योंकि परिवार में कोई भी नहीं चाहता कि बच्चा उनका संन्यास लेके घर से दूर चला जाए। इनकी ज़बरन शादी कराई गई और इनके ऊपर ये शादी का बोझ डाला गया, जिम्मेदारियों का। और फिर इन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। कोई 15-1 साल का इनका शादीशुदा जीवन है जिसमें इनके 3 बच्चे भी हुए हैं। लेकिन ये बात इनके दिमाग से निकली नहीं कि ये संन्यास लेना चाहते हैं। और इसमें सारी केस स्टडी देखकर ये लग रहा है कि इनको डिल्यूजनल डिसऑर्डर था, जिसको हम मति भ्रम भी बोलते हैं, जिसको हम वहम की बीमारी बोलते हैं। इसमें एक व्यक्ति के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है और वो विचार जो है उसको पूरी तरह से उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। वो विचार इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक वहम और एक भ्रम का जो है और का रूप ले लेता है। और वो फॉल्स बिलीफ जो होता है, जिसको हम डिल्यूजन भी बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, ये इतना अनशेकेबल होता है, ये उसके लिए बिल्कुल सच होता है, संपूर्ण सच होता है। और इस मामले में वो अपने आप को सच्चा मानता है, वो किसी दूसरे को इसमें शामिल नहीं करता, अपनी सोच अपने तक रखता है। हो सकता है कि ये उसका विचार सच ना हो, लेकिन वो इसको सच ही मानता है। और इसीलिए ये वहम का शिकार होते हुए भी नॉर्मली लोगों के बीच में ऑपरेट करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये लोग नॉर्मली इंटेलिजेंट होते हैं, नॉर्मली एजुकेशन लेते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, अपना कमाई का साधन होता है। लोगों को इनको ज़रा भी शक नहीं होता कि इनके अंदर किसी भी किस्म का वहम पल रहा है। और ये अपने वहम की लगातार तस्दीक भी करते रहते हैं, उसको बिल्डअप भी करते रहते हैं। हो सकता है कि रमेश वर्मा ने अपना ये वहम किसी से शेयर ना किया हो, क्योंकि उसको मोक्ष का वहम था। मोक्ष का वहम हम इसलिए कह सकते हैं कि ये वहम था क्योंकि उसने मोक्ष के लिए अपने आप को ख़त्म किया और अपने आप को ख़त्म करने से पहले परिवार को ख़त्म किया। जबकि मोक्ष प्राप्ति जो है वो जीवंत घटना है, मृत्यु से पहले होने वाली घटना है, जीने के दौरान घटना घटती है ये। और मोक्ष प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो जीवन और मृत्यु से आज़ाद हो जाता है। तो ये एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल फिनोमेना है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल फिनोमेना। इसमें किसी की मौत नहीं होती, किसी को मारा नहीं जाता। लेकिन अगर यही मोक्ष था रमेश वर्मा का, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो डिल्यूजन था संन्यास लेने का, वो किस हद तक जो है वो एक मानसिक बीमारी में बदल गया कि उसको अपने बच्चों की नृशंस हत्या करनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि ये जो डिल्यूजन डिसऑर्डर था, ये बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि वो सिजोफ्रेनिक हो गया। सिजोफ्रेनिया एक अन्य कैटेगरी है जिसमें इस तरीके का मनुष्य दाखिल हो जाता है। वो ये सोचता रहा कि मेरे को मोक्ष चाहिए,
और मोक्ष के लिए उसके उसके जो सबसे बड़ी अड़चन उसका परिवार ही उसको दिखाई दिया और इसने उनका उनका कत्ल करना ठीक समझा। मैं जानना चाहूँगा और किस तरह की दिक्कतें होती है इस डिसऑर्डर के अंदर। इस तरह का अगर व्यक्ति का व्यवहार है, जैसे यहाँ पर जो है रमेश वर्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, तो और लोगों में किस किस तरह का व्यवहार देखने को मिला? आपका 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोफेशन में। देखिए जी, डिल्यूशनल डिसऑर्डर जो होते हैं कई किस्म के होते हैं। एक ये डिसऑर्डर होता है जैसे कि रमेश है, रमेश को था ये डिल्यूशनल डिसऑर्डर था। इसमें उसको लगता था कि मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मैं उसका संत हूँ किसी किस्म का। और उसने जब अपने आप को इलेक्ट्रिक करंट लगा के मारने की कोशिश की तो कहते ये हैं कि फ्यूज़ उड़ गया था, लेकिन उसने ये कंक्लूड किया कि फ्यूज़ नहीं उड़ा, मुझे तो इलेक्ट्रिक करंट से कुछ होता ही नहीं, मुझे करंट लगता ही नहीं है, तो मुझे मरने के लिए किसी गाड़ी के आगे आना पड़ेगा। और उसने ऐसे किया, अपने आप को किसी स्पीडिंग व्हीकल के आगे उसने अपने आप को फेंक दिया और उसकी मौत हुई। तो ये उसको कहीं से ये डिल्यूजन था कि मैं जो हूँ आई एम गॉड सेंट, मैं खुदा का एजेंट हूँ। और ऐसे डिल्यूजन लोगों को अक्सर हो जाते हैं कि मैं भगवान हूँ या मैं उसका एजेंट हूँ, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। और कई लोगों को तो इस तरीके का डिसऑर्डर भी होता है कि वो कहते हैं कि अगर मैंने किसी के सिर पे हाथ रख दिया तो उसके बेटा होगा, जिसके हाथ नहीं रखा तो उसकी बेटी होती है। इस तरह से लोग अपने आप को खुदा समझ लेते हैं। और कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स खोल के, अब तो सब लोग अपना यूट्यूब बनाते हैं, अपने आप को वो कहते हैं कि मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद मुझ में ये चेंजेस आ गए, मैं सोते सोते मर गया और उसके बाद मेरे में ये चेंजेस आ गए, मैं भगवान से मिला, उसने मुझे ये बताया है और अब मैं आप लोगों को संदेश देने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके के कई मैसेंजर्स आपको भगवान के मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो क्लेम करते हैं कि हम में कुछ शक्तियाँ आ गई हैं। तो ये डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स होते हैं इस तरीके के। मैं इसमें एक इंटरवेंट करना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं कि हम भगवान से बातचीत करते हैं, संबंध रखते हैं या मैसेंजर हैं उनके। हैरानी की बात होती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं और वही लोग बाद में आने वाले टाइम में इलीगल काम करते हैं। हमारे आसपास के ही बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा कि 2012 में एक दफ़ा अफवाह उड़ी थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो जब दुनिया ख़त्म होने वाली थी तो दुनिया तो ख़त्म हुई नहीं, लेकिन एक पूरा का पूरा कल्ट सुसाइड कर गया था। जापान के आसपास एक पूरा का पूरा कल्ट सुसाइड कर गया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम उससे पहले ही जो है अपने भगवान को अपनी जान देंगे और हम इस तरीके से मरेंगे और हम भी उसके हिस्से बन जाएंगे, खुदा के हिस्से बन जाएंगे, एक तरह का मोक्ष मिल जाएगा हमको। तो बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा जो है अपने गुरु के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरीके के डिल्यूजन्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके के डिल्यूजन्स भी होते हैं जिसको हम इरोटोमेनिया बोलते हैं। इरोटोमेनिया में एक इंसान को ये लग सकता है कि बहुत ही कोई नामी शख्सियत है समाज की, वो हमसे शादी करना चाहती है, हमसे प्यार करती है। ऐसे ही देखने में आया था कि एक बहुत छोटी सी पार्टी वर्कर थी कांग्रेस की, उसने ये दावा किया था कि राहुल गांधी उससे शादी करना चाहते हैं और उसके साथ उनके प्रेम संबंध है, जबकि बात कुछ भी नहीं थी। उसका लोगों ने बड़ा इंटरव्यू भी लिया। ये इरोटोमेनिया का डिल्यूजन था, फॉल्स बिलीफ। और ये आदमी को बहुत सच्चा लगता है। ऐसे कई बार अभिनेताओं के साथ होता है कि लोग बारात लेके पहुंच जाते हैं अभिनेत्रियों के घर में शादी करने के लिए, और कुछ लोगों को भी कन्विंस करके ले आते हैं कि वाकई रिश्ता एग्जिस्ट करता है और वह शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बड़े नॉर्मल लगते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत नॉर्मल लगती है। आपको ये कहीं से भी बेवकूफ़ नज़र नहीं आएंगे, कहीं से भी इरेशनल नज़र नहीं आएंगे। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। इसी में मैं जानना चाहूँगा, जैसे मीडिया के अंदर जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी से वो शादी करना चाह रही है या राहुल गांधी उनसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा उनको वहम है और मीडिया में उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जबकि कोई भी इस चीज़ को ये इस तरीके से एक्सपोज नहीं कर रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल सिचुएशन है जो कि सही नहीं है। इस तरीके से एक्सपोज नहीं करते, बजाय उसके फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, या दोस्तों के बीच में अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो बाकी दोस्त मिलके उसके मज़े लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं उसकी। आप ये देखिए कि ये इतना अपना डिल्यूजन को सच मानते हैं कि कई दफ़ा इनमें कुछ लोग होते हैं जिनको ये वहम हो जाता है कि मेरे घर के अंदर कैमरा लगे हुए सब तरफ, और वो बार बार पुलिस कप्तान को जाके तंग करते हैं कि हमारे घर की तहकीकात कराई जाए, समबडी इज़ वॉचिंग मी, मुझे कोई देख रहा है और मेरे घर जो है घर की आप इंक्वायरी कराओ और मेरे को इस तरीके से दुश्मनों से ख़तरा है। तो ऐसे लोगों के साथ समाज को भी और प्रशासन को भी किस तरीके से डील करना चाहिए ताकि उनकी जान को भी नुकसान ना हो आने वाले वक्त में और समाज को भी नुकसान ना हो?
अक्सर होता ये है कि डिल्यूजन जो है वो एक छोटे लेवल तक रहता है, जिसमें आदमी खुद ही परेशान होता रहता है, वो किसी और को परेशान नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये लोग ये डिल्यूजन उनका इतना बढ़ता है कि उनका जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो टूट जाता है। फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हमें इसका उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रमेश वर्मा ने उपाय किया कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, पत्नी है और 3 बच्चे हैं, तो इसका उपाय ये रहेगा कि मैं इनको ख़त्म कर दूं, क्योंकि अगर मैं मर गया मोक्ष के लिए तो पीछे से ये रुल जाएंगे। तो उसने सोचा कि अब कॉन्टैक्ट विद रियलिटी वॉज ब्रोकन। उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है कि इनको मार दिया जाए, और उसने दीवार पर लिख दिया कि अब सब सो रहे हैं, घर में शांति है। ये शांति थी उसकी। दैट मीन्स दैट शोज कि इसका कॉन्टैक्ट विद रियलिटी वॉज ब्रोकन, और ये नॉर्मल एक डिल्यूजन से सिजोफ्रेनिया में दाखिल हो गया था। अब जब एक नॉर्मल डिल्यूजन बढ़ जाता है तो उसकी सोच विचार अजीब हो जाती है, और वो इस तरीके की घटनाएं कर सकने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे किसी को लगा कि मेरे घर में मुझे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है वो घर को आग लगा दे, क्योंकि अब जब तक वो बचता फिर रहा था, डिल्यूजन ही था, वो अपने साथ किसी तरीके से एक समन्वय बना के, बैलेंस बना के बैठा था। लेकिन जब डिल्यूजन बढ़ जाता है तो उसको चीज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जैसे रमेश वर्मा को लगता था कि करंट तो मुझे लगता ही नहीं है, मैं तो भूल गया था। तो इस तरीके के हेल्यूसिनेशंस उसको होने शुरू हो जाते हैं। तब वो खतरा बन सकता है दूसरों के लिए, अपने लिए। तो इससे फिर कैसे बचा जा सकता है, या कैसे पहचान करके ऐसे लोगों की उनको सही डॉक्टर से कंसल्ट करवाया जा सकता है? पहचान कैसे की जाए? ठीक, इनको पहले तो अगर इनको डिल्यूजन्स हैं तो इनको खुद किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये डिल्यूजन के हद तक होता है कि वहम ही है आपको, तब तक कोई दवाई इनके ऊपर असर नहीं करती। साइकाइट्रिक मेडिसिन ज़्यादा असर नहीं करती हैं। बातचीत, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के दायरे में ये लोग होते हैं, और वो इनको लगातार लेनी चाहिए। अगर आपके परिवार में भी किसी को इस तरीके का डिल्यूजन है तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएं। वो खुद ना जाए तो पहल करें, उसको लेके जाएं किसी तरीके से। दवाई की बात तब बनती है जब ऐसे डिल्यूजन बढ़ जाएं और उसको फिर चीज़ें, ऐसी कुछ अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएं कि मेरे को रात को जो है सपने आते हैं और फरिश्ते आए थे और मेरे को कह के गए हैं कि तुम हमारे नेक्स्ट गुरु हो, या मुझे ऐसी बातें सुनाई देती हैं कि इसको मारो मारो लोग कह रहे हैं, और लोग मेरे पीछे मुझे घूम रहे हैं मारने के लिए। तब जो है उसको दवाई देना ज़रूरी हो जाता है, तब दवाई का असर आएगा उसके अंदर। अदरवाइज बातचीत से जब तक एक बिल्कुल सिर्फ वहम तक ही है, उसको कोई हेल्यूसिनेशंस नहीं हो रही, कोई बातें सुनाई नहीं दे रही, बैठे बैठे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब तक वो बातचीत के दायरे में होता है। जब उसका कांटेक्ट विद रियलिटी ख़त्म हो जाता है, इस केस में रमेश वर्मा का ख़त्म हो गया, जब उसने सोचा कि अब मैंने इनको मारना है, पूरा उसने सुनियोजित प्लान किया। अगर वो किसी को कहता कि भाई मैं मोक्ष के लिए तो मुझे इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, उस वक़्त उसको दवाई देने की बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन शायद उसने किसी को बताया नहीं है। और इसीलिए ये लोग ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये किसी को बताते नहीं अपने प्लान के बारे में। मैं इसी में जानना चाहूँगा, मतलब एक तरफ जैसे हम उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं और फोटोज़ देखते हैं, सभी में वो अपने आप को इस तरीके से दर्शाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ। पेड़ पौधों से प्यार है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे कि उनके सीढ़ियाँ बना रहे थे घर की, तो उसके बीच में एक पेड़ आ रहा था, तो उन्होंने पेड़ को ना कट करके सीढ़ी में ही ऐसा होल बना दिया कि पेड़ को कुछ ना हो। और प्लस उनकी जो फोटोज़ आती है सांप वगैरह पकड़ते हुए, कुछ और जानवर पकड़ते हुए, जो कि आमतौर पे इंसानों के लिए हानिकारक होते हैं, अगर उनके बीच में रह रहे तो उनको पकड़ के छोड़ देते थे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहीं पे एक स्टेज आती है कि वो बड़ी ही दरिंदगी के साथ पहले जहर देते हैं अपने परिवार को, उसके बाद रोड से मारते हैं, जिसको रुम्बा या ऐसा कुछ कहा जाता है आम भाषा में। तो रोड से मार करके हत्या करते हैं। तो कैसे इस चीज़ को, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि जहाँ पे एक तरफ इतना ज़्यादा प्यार है प्रकृति से, वहीं पे इंसान को मारते हुए दरिंदगी आ जा रही है, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या है असल में? यही शायद आपके हैरानी का सबब है कि इतना जो प्रकृति प्रेमी है वो अपने बच्चों के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। ये इसमें स्प्लिट होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ तक डिल्यूजन रहता है सिर्फ भ्रम है, उसको एक वहम है कि मेरे को संन्यास लेना था, मुझे संन्यास चाहिए था, लेकिन मेरे सिर पे ये परिवार मर दिया गया। ठीक है, अपनी इस चीज़ को, अपने इस कॉम्प्लेक्स को भुलाने के लिए वो नॉर्मल ऑपरेट करता है। वो एक अच्छा इंसान भी होता है,
ठीक है, वो वायलेंट नहीं होगा। लेकिन डिल्यूजन के अंदर क्या होता है कि जिस आदमी को ये विचार बार बार तंग करे कि मैं तो करना वो चाहता था और मैं यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा हूँ, तो वो इरिटेबल रहना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, उसने कहा कि गुस्सा बहुत बढ़ गया है। रमेश वर्मा ने एक जगह लिखा है कि मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, जबकि मैं हूँ साधु संत प्रवृत्ति का, मेरे को तो संन्यास लेना है, लेकिन मेरे को एक हैरानी हो रही है, गुस्से पे मेरा काबू नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आप को लगातार सप्रेस कर रहा था। उसको अपनी इच्छा दबानी पड़ती थी परिवार के लिए। तो जब वो दबा रहा था उस इच्छा को, तो वो विस्फोटक स्थिति के और नज़दीक पहुंच रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये स्प्लिट आ गया कि एक तरफ तो उसका बहुत ही जो है ह्यूमन पर्सनालिटी है, इंसानी वो मर्यादाओं में रहता है, और करुणा भी है उसमें, दूसरों के पशु पक्षी के लिए प्यार भी है, और उसका एक सप्रेस्ड सेल्फ था जिसमें वो बहुत ही दबा हुआ था, जिसको रोज़ अपने आप को दबाना पड़ता था, तो उसमें गुस्सा भरता जा रहा था। तो ये एक मोमेंट आता है कि जब आपका गुस्सा जो है आपके प्रेम से बढ़ जाता है, ये स्प्लिट आ जाता है आपके अंदर। और इसी में मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि जो डायरी बरामद हुई है, खास करके 14 से 15 पन्ने हैं करीब, तो उसके अंदर वो पहले पूरा सब कुछ लिखता है, उसके बाद वो हत्या करता है परिवार की, उसके बाद वो फिर से बैठ करके 2 पेज लिखता है। आप एक चीज़ और देखेंगे इसमें, जो उसने परिवार की हत्या की है तो उसके पीछे एक लॉजिक दिया उसने कहा कि मैं इनको ना मारता, लेकिन मेरे बगैर ये लोग निरीह हैं, इनका कोई नहीं, ये रुल जाएंगे, लोग इनको तंग करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये तंग हो, तो मैं इनको मार देता हूँ। मर जाएंगे तो उस तंगी से बच जाएंगे, क्योंकि जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, उसको भी जीवन जीना मुश्किल लग रहा था। तो एक तरफ वो जानवरों को बचा रहा था, तो उसके हिसाब से, इस मति भ्रम से वो सोच रहा था कि मैं बच्चों को भी बचा रहा हूँ। जो समाज क्रूअलिटी, जो क्रूअल समाज है, जो यहाँ पर इनके साथ अन्याय हो सकता है, मैं उस अन्याय से बचा रहा हूँ इनको पहले ही मौत देकर। ये उसका लॉजिक था जी। तो जैसे कि उसने डायरी जैसे मार दिया परिवार को, और उसके बाद फिर से बैठ करके 2 और पन्ने लिखता है कि मैंने इनको तो रोड से मार दिया है, मैंने खुद को करंट से मारने दिया उसने, शांत, उसके हिसाब से आप उसका लेवल देखिए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट विद रियलिटी ब्रेक्स। उसका जो रियलिटी से नाता था वो टूट जाता है। जब डिसऑर्डर बढ़ जाता है तो अजीब अजीब चीज़ें सत्य लगनी शुरू हो जाती। ये उसका अजीब कंक्लूजन था कि मैंने मार दिया है तो उनको फारिग कर दिया है मैंने। तो उसी दौरान वो बैठ करके जब लिखता है, तो लिखने के लिए, तो वर्ड सोचने के लिए दिमाग बहुत शांत होने की ज़रूरत है। शांत हो गया था दिमाग किस तरीके से काम करेगा, उतना शांत हो जाता है, और उसके बाद वो फिर से इस चीज़ पे पहुंचना है कि मुझे जाके मरना है, अभी तो वो तो बाकी है। यही तो एबनॉर्मेलिटी है, यही तो एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, यही एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ों को कुछ फिल्मों के जरिए भी शायद सामने लाने की कोशिश की गई है। जैसे ये चीज़ें सीखी हुई नहीं होती हैं। हाँ। नंबर 1, फिल्म देख के कोई नहीं सीखता है, उसके अंदर ये बात पहले से होनी चाहिए। ठीक है, ये डिल्यूजन उसमें पहले से होना चाहिए। वो डिल्यूजन सप्रेस हो कि उसकी इच्छा सप्रेस हो कि इतना गुस्सा उसका बढ़ चुका था कि उसकी जो अक्ल थी वो एक मोड़ ले गई, वो अपनी अलग तरीके से सोचने लग पड़ा। उसको मौत, अपने बच्चों को मारना उसको आसान लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मेरे जाने के बाद तड़प तड़प के जिए। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो उनको फारिग कर रहा था। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, उसने 2 पन्ने और लिखे हैं, बिकॉज उसकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गया। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, अगर हर किसी को दिमागी तौर पे कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है, वो चाहे कभी किसी कर्जे को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, या काम को लेकर के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब किसी भी तरह की दिमागी दिक्कत के बारे में बात की जाती है, तो आम तौर पे एक धारणा बनी हुई है समाज के अंदर कि पागल हो गए, व्यक्ति खुद के बारे में सोचते। तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाने से बचता है, कि साइकेट्रिस्ट की अगर बात करें तो उनको इस तरीके से भी समाज में कहा जाए पागलों के डॉक्टर है, ये एक धारणा बनी हुई है। तो कैसे इस चीज़ को तोड़ा जाए? हमारा जो एजुकेशन है उसके अंदर कहाँ तक बदलाव की ज़रूरत है? परिवार के अंदर कितना बातचीत की ज़रूरत है? ये जो धारणा है, गलत धारणा, इसको तोड़ करके बातचीत के सहारे इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की जाए, किसी को बचाया जाए। देखिए, अब तो समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है, समय के साथ बहुत परिवर्तन आ गया। पहले साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो थी वो
यहाँ हुआ ही नहीं करती थी कहीं पर भी, सिर्फ दवाई खा के लोग ठीक होते थे, साइकेट्रिक सर्विसेज थी। अब तो लोग ढूंढ ढूंढ कर आते हैं, लोगों में काफ़ी जो है वो अवेयरनेस आ चुकी है कि बातचीत करने से मामले ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये वो डिसऑर्डर्स हैं, अगर ये बातों से ही शुरू होते हैं मामले और बातों से ही ख़त्म किए जा सकते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव थिंकिंग आती है और उसको अगर रिप्लेस कर ली जाए पॉजिटिव थिंकिंग से, या उसके बारे में शास्त्रार्थ ही कर लिया जाए किसी के साथ जाकर कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, तो उसके लिए लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। अब तो रादर लोगों में ये अवेयरनेस है कि दवाई मत खाओ, आप जाके बात करके अपने इस कुंठा से मुक्ति पालो। तो लोग बहुत ज़्यादा साइकोथेरेपी की तरफ मुड़ रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं लोग और ठीक भी हो जाते हैं। बहुत से लोग इसमें से ठीक भी हो जाते हैं और दूसरों को एजुकेट करते हैं कि नहीं, ये कोई स्टिग्मेटाइज नहीं है, ज़रूर जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। तो अब तो स्टिग्मा धीरे धीरे हट रहा है। कारण क्या होता है इस तरह के डिसऑर्डर्स का, किस वजह से होते हैं? देखिए, इसके दो मेजर कारण तो ये हैं कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, कई परिवारों में मानसिक प्रॉब्लम्स अनुवांशिक होती हैं, जैसे दादा परदादा में और नाना नानी में या कहीं परिवार में सिजोफ्रेनिया था, वहम की बीमारियां थी और शक करने की बीमारियां थी, तो अनुवांशिक तौर पे भी बच्चों में आ जाती हैं। और वो बच्चे जो इन परिवारों के होते हैं बहुत जल्दी वहम को और डिल्यूजन्स को पकड़ते हैं, कोई ना कोई भ्रांति ज़रूर उनको जो है वो उसके शिकार होते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट, हमारा जो समाज होता है उसका एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा माहौल कैसा है। अब तो मैं ये देख रही हूँ कि ये भी डिल्यूजन्स आ रहे हैं लोगों के अंदर कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं मुस्लिम हूँ, गर्व से कहो कि हम ब्राह्मण हैं। ज़ात पात का डिल्यूजन भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में है जो हमारी सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं देश की, इसमें भी जो है भ्रम की स्थितियाँ बनाई जा रही हैं लोगों के बीच में, और कमज़ोर मानसिकता वाले इस भ्रम को पकड़ लेते हैं। अब देखिए, आपको जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर हैं, जितने भी किस्म के भ्रम आप पाल लें, उसमें काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, बस आप भ्रम पाल लीजिए और वैसे बन जाइए। सोचिए कि मैं वो हूँ और आप अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दीजिए बिना काबिलियत के। बिना काबिलियत के लिए कि अगर मैं हिंदू हूँ और मुझ में कोई काबिलियत नहीं है लेकिन मैं गर्व करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ मैं हिंदू हूँ और इसमें मुझे गर्व है, और फिर जबकि गर्व की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सभी नॉर्मल हैं, अपना काम कर रहे हैं। गर्व इस बात पे हो सकता है कि मैंने कुछ किया ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस तरीके के जो भ्रम हैं समाज के अंदर बड़े फैलते हैं। दूसरा जो इसका मेजर कारण है कि अगर आप नशा करते हैं, नशे से भी डिल्यूजन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे ये मारिजुआना है, मारिजुआना जो लेते हैं, बूटी, बाबा की बूटी, ये भ्रामक स्थिति प्रोड्यूस करता है आपके अंदर। आप खा लेते हैं इसको और आप एक स्टेट में पहुंच जाते हैं। उस स्टेट में जाके आप खुदा से बात भी कर लेंगे, हेल्यूसिनेशंस होंगे आपको, आप सोचेंगे तो मेरी तो शिव भगवान से बातें हुई हैं। और इस ड्रग्स को वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बार बार वही एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं। और जैसा आपने एनवायरनमेंट की बात कही, तो जैसे अगर कोई आउट ऑफ इंडिया मैरिजुआना का इस्तेमाल करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं शिव के पास जा रहा हूँ या उससे बात कर रहा हूँ। और इंडिया में है तो ज़्यादातर यही सोचेंगे कि मैं शिव के पास जा रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, बाबा की बूटी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, शराब पीने वाले जो हैं वो एक स्टेट में पहुँच जाते हैं जिसमें उनको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, वो अपने आप से दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं, बार बार वही पीना चाहते हैं, उसी लेवल पे उतनी शराब पिएंगे ताकि वो स्टेट आ जाए, वो स्टेट इंड्यूस करते हैं अपने अंदर। तो वो इस तरीके से भी डिल्यूशन जो है आपके अंदर पैदा हो जाता है। और कुछ लोग जो है ग्रुप्स बनाते हैं फ्रेंड्स के, उन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, वहाँ से भी ये डिल्यूशनल थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, और स्ट्रेस में भी आपको डिल्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि जब आपको लगे कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, उसमें भी आपको डिल्यूजन हो सकता है कि लोग मेरे को मार देंगे या मैं सबसे कमज़ोर हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो ज़्यादातर क्या होता है कि आपके अंदर कोई एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपने डेवलपमेंट के ज़रिए पूरा नहीं किया, उससे पार नहीं पाए, तो वो कॉम्प्लेक्स किसी ना किसी तरीके से आपको रूल करेगा और वो डिल्यूजन या कोई भ्रम की स्थिति पैदा करने में बहुत सहायक हो जाता है। इन्फ्योरिटी जैसे आपने वर्ड किया, इसको हम क्या इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं? यस, इन्फीरियरिटी क्रिएट्स इनसिक्योरिटी। ओके, इट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी कि मेरा एक ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट है और मैं यहाँ, मेरा कॉन्फिडेंस इज़ वेरी लो,
दैट कॉजेज इनसिक्योरिटी, और दिस इनसिक्योरिटी एंड इन्फ्योरिटी कैन क्रिएट डिल्यूजन्स वेरी इजीली। और फिर अल्टीमेटली घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि डिस्कशन करेंगे तो ही सोल्यूशन होगा इसका। फाइन, जब आप अपने विचार किसी से व्यक्त करेंगे और आपके विचार, आप किसी का विचार काटते हैं, कोई आपका विचार काटते हैं, कोई शास्त्रार्थ होता है, तो उसमें आपका भ्रम खत्म होते हैं। अकेले अकेले समाज के अंदर बैठे रहने से भी आप देखेंगे डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा हैं जहाँ पर बातचीत नहीं होती। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ जो हैं अब्रॉड की, जो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है सबका, यहाँ फिर भी डिल्यूजन्स जो हैं वो जो लोगों के भ्रम हैं वो हटते रहते हैं। लेकिन बाहर जहाँ बहुत ही मिलनसार नहीं हैं लोग और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग मिलते जुलते नहीं हैं आपस में, तो वहाँ पर डिल्यूजन्स और डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा शेप ले जाते हैं।